जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की प्रमुख सैनिक समाचार इस प्रकार हैं। सबसे पहली खबर है कि सैनिकों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए रक्षा एक्सिसमैन यानी कि डिफेंस के एक्सिसमैन राजनीति में उतरे। और एक खबर केरला से निकल के आ रही है पेपर के माध्यम से कि कोल्लम अनुभवी सशस्त्र बल के जवान आम चुनाव के दौरान लगातार केंद्र बिंदु बने रहे। उनके अनुसार पूर्व सैनिकों के समर्थन में महत्वपूर्ण प्रयासों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के दावे के बावजूद वास्तविकता भिन्न प्रतीत होती है। कई पूर्व सैनिकों ने सरकार पर वेतन और भत्तों के मामले में चल रहे भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि सरकार ने उनके विरोध प्रदर्शन पर सरकार मूक दस्तर बनी हुई है। जवाब में सेवानिवृत्ति अन्य रैंक के कर्मियों और जूनियर कमीशन अधिकारियों से बनी भारतीय जवान किसान पार्टी बीजेकेपी ने संसद में सैनिकों की आवाज़ को बढ़ाने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी की घोषणा की है। विशेष रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर के 3 पूर्व सैनिकों ने एनडीए और यूडीएफ दोनों पार्टियों में विश्वास की कमी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 वर्षों से पेंशन, भत्ते और अधिकारियों द्वारा अन्य रैंकों के प्रति भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संपर्क किया, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने हमारी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है, जैसा कि अब हमारा अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करें और अपने जो अधिकार हैं उनके लिए लड़े। कोझिकोड निर्वाचन क्षेत्र में बीजेकेपी यानी कि भारतीय जवान किसान पार्टी के उम्मीदवार अरविंदाशन नायर ने ये बात कही। सेवानिवृत्ति के बाद हम सभी अनुभवी हैं। सेवा के दौरान सामना की गई विकलांगता और जोखिमों का आकलन नहीं किया जा सकता। हमारी चिंता यहाँ नहीं है कि अधिकारों को हमसे ज़्यादा भत्ते मिल रहे हैं, हमसे ज़्यादा उनको भत्ते दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने भी कष्ट सहा है और हम भी अधिकारियों के समान व्यवहार के पात्र हैं। हम राजनीतिक रास्ता अपना रहे हैं क्योंकि हम अब अपने राजनेताओं पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। कन्नूर के बीजेकेपी उम्मीदवार रामचंद्र बेबीलेरी ने यह बात कही। और उन्होंने डिटेल्स में यहाँ कहा कि इस बीच पूर्व सैनिक समिति के अध्यक्ष माननीय कैप्टन बीपी नायर ने कहा कि सरकार का दावा है कि पहली और दूसरी 1 रैंक 1 पेंशन योजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जिसमें से 87% राशि अधिकारियों के लिए आवंटित की गई है। 1947 से 1972 तक अन्य रैंक अपने वेतन का 75% प्राप्त करने के हकदार थे। हालांकि 1973 में इंदिरा गांधी द्वारा इसे घटाकर 50% कर दिया गया था। पूर्व सैनिक कर्मियों के विरोध के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने ओआरओपी का वादा किया। इसका मतलब यह था कि 1973 या फिर 2023 में सेवानिवृत्त हुए सैनिकों को समान पेंशन मिलेगी। कैप्टन नायर ने कहा कि मोदी सरकार ने ओआरओपी लागू करने का वादा किया था, लेकिन न तो हमारी पेंशन बढ़ी और न ही हमें कोई राशि मिली। यहाँ पे जो बताया गया है कि अधिकारी रैंक की कर्मी सैन्य सेवा वेतन यानी कि एमएसपी के रूप में 15,500 रुपये ड्यूटी के दौरान जोखिम भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं, जबकि अन्य रैंक 5,200 रुपये के हकदार हैं। अधिकारी रैंक के लिए युद्ध, चोट, विकलांगता पेंशन 27,000 रुपये है, जबकि अन्य के लिए यहाँ सिर्फ 12,000 रुपये है। चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में कमीशन अधिकारियों सहित सभी रैंक पूर्व सेवा स्वास्थ्य योजना में प्रति वर्ष 12,000 रुपये का योगदान करते हैं, लेकिन अन्य रैंकों को अस्पताल के वार्ड आमंत्रित किए जाते हैं, जबकि अधिकारी वातानुकूलित कमरों के हकदार होते हैं। तो उन्होंने जो भी बातें यहाँ पे कही है बिल्कुल सटीक कही है। जो भेदभाव है उसको कम करना होगा। सरकार भी मूक दस्तर बनी हुई है। दूसरी जो खबर है कि अग्निवीर के लिए एनसीसी कैडेट को किया जा रहा है तैयार। तो क्या अग्निवीर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए एनसीसी कैडेट को तैयार किया जा रहा है। ये जो खबर है जम्मू से है कि नगरोटा की एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी में कैडेट को अग्निवीर के लिए तैयार किया जा रहा है। तैयारी में जुटे 101 एनसीसी कैडेटों को शनिवार को इसकी तैयारी के लिए विशेष जानकारी दी गई। 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल 2024 तक होने वाली आगामी अग्निवीर लिखित परीक्षा में सफलता के लिए कैडेटों को आवश्यक उपकरणों से लैस किया गया। तो यहाँ पर सरकार का क्या मकसद है कि अग्निवीर जो भर्ती है उसको प्रमोट करने का, या फिर अग्निवीर मिल नहीं रहे हैं या लोगों का इंटरेस्ट अग्निवीर में नहीं है, इसलिए इस तरह के जो कार्यक्रम हैं किए जा रहे हैं। अभी अगली खबर जो है कि 3 पूर्व सैनिक डम्मी अभ्यर्थी बैठा एसआई बने। एसओजी ने परीक्षा देने वाले टीचर को पकड़ा। इन 3 पूर्व सैनिकों ने एग्जाम नहीं दिया, डम्मी अभ्यर्थी बैठा करके इन्हें दूसरे ने एग्जाम दिया, उनके बदले एसआई बन गए और अभी एसओजी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और साथ में जो 3 पूर्व सैनिक हैं उनको भी यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। ये राजस्थान से खबर है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक केस में एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है कि इसकी जांच एजेंसी एसओजी ने एक बार फिर
इस मामले में बड़ा खास खुलासा किया है। इस परीक्षा में केवल नए अभ्यर्थी ने ही नहीं बल्कि 3 पूर्व सैनिकों ने भी डमी कैंडिडेट बिठा करके परीक्षा पास की थी। एक्सेसमैन कोटे में बतौर थानेदार चयनित हुए इन 3 पूर्व सैनिकों की भर्ती भी खुल गई है। पुलिस ने इनके लिए डमी कैडेट के रूप में बैठने वाले 2 अभ्यर्थियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी फरार है। इन 3 पूर्व सैनिक ट्रेनी थानेदारों को एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो जो ट्रेनी यानी कि सिलेक्शन होने के बाद ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे एसआई की। एसओजी के मुताबिक पकड़ा गया डमी कैंडिडेट गिरधारी लाल है। वह जैसलमेर के राजकीय स्कूल में 2nd ग्रेड टीचर है। आरोपी गिरधारी लाल ने ट्रेनी थानेदार विक्रमजीत की जगह डमी कैंडिडेट बनकर के परीक्षा दी थी। इसके लिए उसने विक्रमजीत से 10 लाख रुपए वसूले थे, यानी पूर्व सैनिक से 10 लाख रुपए वसूले थे। विक्रमजीत इस परीक्षा में पास हो गया था। विक्रमजीत ने 1263वीं रैंक हासिल की थी। गिरधारी लाल ने यह परीक्षा उदयपुर के हिरणमगरी स्थित परीक्षा में दी थी। तीनों पूर्व सैनिक ट्रेनी थानेदारों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और यहाँ पर थानेदार बनने वाले अन्य पूर्व सैनिकों को भी विक्रमजीत के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उन 2 पूर्व सैनिकों की जगह परीक्षा देने वाला डम्मी कैंडिडेट अशोक गोदारा अभी तक फरार है। अब अगली जो खबर है, सीएपीएफ कैंटीन में अर्धसैनिक बलों को मिलेगा ये सामान। रैंक के हिसाब से खरीद सकेंगे टीवी, फ्रिज से लेकर के बाइक, कार तक। तो 1 अप्रैल 2024 से 50% जीएसटी छूट सीएपीएफ कैंटीन्स को दी गई है और जिसमें कि सैनिकों की तर्ज पर, पूर्व सैनिकों की तर्ज पर अब सीएपीएफ जवानों को भी काफ़ी छूट यहाँ पर दी गई है। 50% कम से कम जीएसटी छूट उनको दी गई है और यहाँ पर जो उनको सामान मिलेगा 2 श्रेणियों के तहत मिलेगा, जिसमें कि एक AFD1 होगा और एक AFD2 होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग AFD1 में एयर कंडीशन, अलमारी, साइकिल, डीप फ्रिज, कूलर वगैरह यहाँ पर खरीद सकते हैं, जिसकी लिमिट जो है 15,000 रुपये होगी। और AFD2 में ऐसे आइटम शामिल हैं जिसकी वैल्यू, सेल वैल्यू 15,000 रुपये से नीचे है और वहाँ AFD1 के तहत कवर नहीं होते। अफसर और उनके समकक्ष रैंक वाले एक माह में ग्रोसरी एवं उपभोग्य वस्तुओं पर 11,000 से ज़्यादा सामान नहीं खरीद सकते, यानी कि इनके लिए सीमा भी तय की गई है। जबकि अन्य रैंकों के लिए यानी अधीनस्थ एवं समकक्ष रैंक वालों के लिए यहाँ सीमा 9,000 रुपये रखी गई है। अन्य रैंक के लिए यहाँ सीमा 8,000 रुपये रखी गई है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा 4 साल में 4 AC, 2 टीवी भी खरीद सकते हैं, जिस तरह की आर्मी के कैंटीनों में खरीदा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी खरीद सकते हैं। वेतन स्तर 3 से 5 तक की श्रेणी में शामिल कर्मी 4 पहिया वाला वाहन खरीद सकते हैं। टैक्स को हटा करके वाहन की कीमत 8 लाख रुपए होनी चाहिए। लाइफ टाइम में 4 दोपहिया, 4 पहिया वाहन खरीद सकते हैं। पहली खरीद नौकरी में 5 साल पूरा होने पर ही हो सकेगी। 2 गाड़ियों की खरीद में 8 साल का अंतर हो। यह नियम सेवारत, रिटायर्ड पेंशनर एवं विधवा इन सभी श्रेणियों पर लागू होंगे। अगर सर्विस में रहने के दौरान किसी ने 4 गाड़ी खरीदी हो तो रिटायरमेंट के बाद उसे मौका नहीं मिलेगा। वेतन स्तर 6 से 9 तक की श्रेणी में शामिल कर्मी जीवन में 5 दोपहिया, 4 पहिया वाहन खरीद सकते हैं। टैक्स को हटा करके वाहन की कीमत 10 लाख रुपए होनी चाहिए। 2 वाहनों की खरीद में 8 साल का अंतर हो। वेतन स्तर 10 या उससे आगे की श्रेणी वाले शामिल कर्मी 20 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। 2 वाहनों की खरीद के बीच अंतर होना चाहिए। तो ये जो नियम है, जिस तरह से सेना के कैंटीनों में पूर्व सैनिकों के CSD कैंटीन्स में होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर ये नियम लागू होगा। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के सामान की खरीद पर 50% फीसदी GST सहायता दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। यहाँ सहायक बजट के माध्यम से दी होगी। खास बात यह है कि इसमें सप्लायर को पूरा पैसा